गजब गजब है एकदम, सच में मजा आ गया, मजा। वाकई में शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी दुकानें, अरे वाह, मजा आ गया माँ। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे कभी शहर की शक्ल भी देखने को मिलेगी, और यहाँ यहाँ मुझे शहर में रहने को मिल रहा है। माँ सच में आप बहुत अच्छी हो, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अरे अब अपनी नातियों के बारे में, अपनी बिटिया के बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा। बस तुझसे जैसा कहा है ना अपने भाई से वैसे ही बोलना। क्या है ना कि मैं नहीं चाहती कि उसके दिमाग में हमारे बारे में कोई गलतफहमी आए। अरे हाँ अम्मा ठीक है, जैसे तुम कहोगी ना वैसे ही बोलूंगी मैं। आपको पता भी है मैं आ रही थी ना तो आपके दामाद भी एकदम से जान लो कि मरे जा रहे थे शहर में आने के लिए। कह रहे थे मैं भी अभी ही चलूंगा, इसी समय चलूंगा। अरे बड़े मुश्किल से उन्हें समझा बुझा कर रोक कर आई हूँ। मैंने कहा 1 महीना रुक जाओ फिर तुम्हें भी बुला लूंगी। अरे हाँ हाँ बिटिया अच्छा किया। अरे ऐसे इकट्ठा सबको यहाँ लाना सही नहीं रहेगा, धीरे धीरे करके ले तुम सब आ जाओगे यहीं। हाँ अरे तुम्हारे जेठ जेठानी वहीं गांव में पड़े सड़े करे उस बुढ़ा बुढ़िया की सेवा, तुम्हारे सास ससुर की। मैं तो अपनी बिटिया को शहर की दुनिया में दिखाऊंगी, शहर में पाले पसेंगे मेरे नाती। हाँ। अरे मीना तुम यहाँ? हाँ भैया, यहाँ ना आती तो और कहाँ जाती। अरे क्या हुआ मीना, रो क्यों रही है? हुआ क्या है? अरे तेरे ससुराल वालों ने कुछ कहा है क्या? बता मुझे, मैं अभी फोन करता हूँ उन्हें। ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरी बहन के साथ? अरे जो कुछ भी कहा था सब कुछ तो दिया है हमने। अरे जितना कुछ हर बार मांगते हैं हर बार पहुंचाता हूँ मैं। और अब मेरी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया क्या उन लोगों ने, जो तू इतना रो रही है? शांत हो जा। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, उन लोगों ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। बस ये जान ले कि इसके जेठ जेठानी इसकी कोई मदद तो करेंगे नहीं। क्या है ना कि जमाई बाबू की तबीयत खराब हो गई थी, टीबी हो गया था उन्हें, और कुछ दिनों तक काम पर नहीं जा पाए तो वहां से भी मालिक ने उन्हें काम से निकाल दिया। दोनों बच्चों को उनके स्कूल वालों ने निकाल दिया, फीस नहीं जमा हो पाई ना। अब जमाई बाबू बीमार पड़े थे, उनकी दवाई पानी का खर्चा, बच्चों की फीस का खर्चा। इसने सोचा कि इसके जेठ जेठानी थोड़ी मदद करेंगे, पर किसी ने भी मदद के लिए हाथ ही नहीं आगे बढ़ाया। रो धोकर बेचारी गाँव में हमारे घर पहुंची, वहां इसे पता चला कि हम लोग शहर आ गए हैं। मैं तो ज्यादा इससे बात ही नहीं करती थी, मैं इससे कभी कुछ बता ही नहीं पाई। तब जब इसने मेरे पास फोन किया तब मैंने इसे बताया, तो मैंने ही इसे यहाँ पर बुला लिया। और क्या करती बेटा, अब देखना 2 छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, पढ़े लिखेंगे नहीं तो आगे इनका क्या भविष्य होगा। वहाँ दामाद बाबू वैसे ही बीमार पड़े हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, और दवाई पानी में पैसा खर्च हो रहा है सो अलग। मैं तो इससे बोल रही थी कि जमाई बाबू को भी लेकर यहीं चली आती, दवाई पानी भी हो जाती उनकी, यहाँ पर शहर में अच्छे से इलाज हो जाता उनका। पर यही नहीं आई। ये अपने भाई से इतना प्यार जो करती है, तुझसे इतना प्यार जो करती है, इसने कहा मैं भैया पर इकट्ठा इतना सारा बोझ नहीं डाल सकती माँ। बच्चों के अगर भविष्य की बात ना होती ना तो ये कभी यहाँ आती ही नहीं। बताओ तो जरा, 1 गिलास पानी पीकर 3-4 दिन से काट रही है मेरी बेटी। भैया आप परेशान मत होना, मैं ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रुकूंगी। उनकी तबीयत जैसे ही ठीक हो जाएगी ना वो अपना कोई ना कोई काम धंधा पकड़ लेंगे। वो तो ऐसे टाइम पर भी काम धंधा ढूंढने जा रहे थे, मैंने ही उन्हें मना किया। मैंने कहा एक बार आप ठीक हो जाइए फिर जाइएगा। अब जैसे तैसे कर वहाँ इलाज अपना सरकारी अस्पताल में चलवा रहे हैं किसी तरह, जो सरकारी दवाई है उसी सबसे किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। मैं तो बस बच्चों को लेकर इसलिए चली आई कि बच्चों को भूख लगी थी, बेचारे 3-4 दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया है ठीक से। अरे राम राम, हे भगवान। अरे क्या तो पहले ही चली आई होती यहाँ पर, कम से कम मुझे एक फोन ही कर देती, मैं तुझे कुछ मदद कर देता पैसों की। हे भगवान, अब तूने खाना खिलाया बच्चों को क्या? इतने समय से बच्चे भूखे हैं और तू अभी अपना रोने धोने में लगी हुई है। भैया मैं खुद जानती ही नहीं यहाँ क्या कैसे है, और ऊपर से उनकी फिक्र इतनी ज्यादा है, बच्चों की इतनी ज्यादा टेंशन है, मैं खाना कैसे बनाऊंगी। अच्छा एक काम कर, तू चिंता मत कर, तू माँ के पास बैठ। माँ आप इसे संभालो और बच्चों को देखो, मैं जरा कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ, देखता हूँ घर में क्या है कैसे है, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। आप लोग बैठो। लगभग 3 महीना ही बचा है, अब समझ नहीं आता कि मैं कैसे क्या करूँगा, पर कुछ ना कुछ तो करूँगा। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। तुम इधर सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें कितना समझाया है, पैसों की चिंता करना छोड़ दो। मैं किसी और से शादी वैसे भी नहीं करने वाली। 6 महीने बाद हो या 10 महीने बाद या 6 साल बाद, जब भी शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी। मैं खुद किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुम चिंता क्यों करते हो, किस बात की करते हो? तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। देखो कितने कमजोर होते जा रहे हो, ये 3-4 शिफ्ट में काम करके ना तुमने अपनी सेहत खराब कर ली है, और ऊपर से अभी भी तुम्हें सिर्फ पैसों की ही चिंता है।
तुम पैसों के पीछे इतना भी मत भागो कि तुम अपने आप को और मुझे भी भूल जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मेरा प्यार हो तुम, अपनी जिंदगी से बढ़कर चाहता हूँ मैं तुम्हें। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में आए, इसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी। और प्लीज तुम मेरी मेहनत पर शंका मत किया करो। मैं कुछ भी हो जाए, मैं वो करके दिखाऊंगा जो तुम्हारे माँ बाप ने कहा है। उन्होंने मुझसे मांगा ही क्या है, शहर में एक तुम्हारे नाम का घर और तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए। इतनी भी बड़ी रकम नहीं है। मुझे लगता है शायद मैं ही नाकाबिल हूँ, जो मुझसे इतना भी नहीं हो रहा है। पर तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से ना कुछ करूंगा जरूर। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारे माँ बाप को साबित करके रहूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मुझे नहीं खोना चाहते तो क्या मैं तुम्हें खोना चाहती हूँ? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और वो भी अपनी जिंदगी से बढ़कर। हर कसम, हर रस्म, हर चीज से ऊपर ही हो तुम मेरे लिए, समझे? और तुम्हारी इस तरह की तबीयत खराब देखकर मुझे क्या महसूस होता है, तुमने कभी सोचा भी है? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे हर दुख की वजह बन गई हूँ मैं। अपने आप पर अफसोस होता है, क्यों मैंने तुमसे प्यार किया। काश ना किया होता तो शायद आज तुम ज्यादा खुश होते। तुमसे प्यार न करता तो क्या कभी अपने आप को जान पाता मैं? मेरे ना जाने कितने अच्छे कर्मों का, पूजा पाठ का और सत्कर्मों का फल हो तुम यूं ही मेरी जिंदगी में नहीं आई हो। भगवान की बहुत भक्ति और कई सत्कर्म करने के बाद तुम मुझे मिली हो। और तुम कहती हो कि तुम मुझे ना मिलती तो मेरी जिंदगी ज्यादा सुखी होती। अरे जिंदा ही कहाँ रहता मैं, बस खाली जिंदगी जीता। तुम जिंदगी में आई तो जीने का मायने समझ में आया है मुझे। जिंदगी क्या होती है ये जान पाया हूं मैं। जैसे तैसे करके घर का इंतजाम तो मैं शहर में तुम्हारे लिए कर ही ले रहा हूँ, तुम्हारे नाम के घर का। बस यही 5 लाख तुम्हारे अकाउंट में जो जमा करवाने हैं ना, उसी के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब। पहले था जैसे तैसे इंतजाम हो जाता, पर मीना और उसके बच्चों के आने की वजह से थोड़ा थोड़ा और खर्चे बढ़ गए हैं अब। पर पर तुम चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूंगा और ज्यादा काम करूंगा। पर मैं ना वो काम करके दिखाऊंगा जो तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा है, मैं उतना कर लूंगा। हाँ, और ज्यादा पैदल चलोगे, ऑटो नहीं करोगे कहीं से कहीं, एक कप चाय तक बाहर नहीं पियोगे, बचत करोगे। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम क्या कर रहे हो। देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी सेहत से कोई समझौता मत करो। एक बात बोलूं, प्लीज बुरा मत मानना, पर मीना को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो अपने घर पर भी तो रह सकती थी। उसके पति का इलाज करवाना है, उसके ऊपर मुसीबत आई है, मानती हूँ तो, लेकिन उससे ये क्या बात हुई कि बच्चों का नाम भी यहाँ लिखवा दिया? यहाँ के स्कूल की फीस का पता है ना, 2 बच्चों को पढ़ाना क्या कोई आसान काम है? और अभी जब तुम्हारे ऊपर इतनी मुसीबत आई थी तो। जाने दो, कोई बात नहीं। जैसे इतना कर रहा हूँ वैसे थोड़ा सा और सही। करेगी ही क्या बेचारी, उसके ऊपर मुसीबत ना आती तो वो यहाँ क्यों आती। देखा आपने अम्मा, देखा? अरे ये शहर है शहर, इतने बड़े बड़े मॉल, इतनी बड़ी बड़ी बाजारें होती हैं यहाँ पर। अरे घूमो तो पूरा दिन बीत जाता है। वहाँ गांव में क्या रहता है खेतों के अलावा? यहाँ तो पूरा संसार पूरा मोबाइल में ही सब कुछ समाया हुआ है। सारी बाजार, खाने को भी जो चाहे वो मोबाइल से ऑर्डर कर लो, जो पहनना ओढ़ना हो वो भी ऑर्डर कर लो, और जो चाहिए हो वो भी ऑर्डर कर लो। सब कुछ मोबाइल से ना सीधा घर पर ही आ जाता है। अम्मा, अब आपको ना पड़ोसियों की गालियाँ खाने की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे वो पड़ोसन ऐठ कर बोल रही थी, अब हमारे यहाँ कुछ मांगने मत आना। अरे अम्मा, अब आपको जो चाहिए होगा ना मुझे बताना, मैं मोबाइल से मंगा दूंगी। हाँ। अरे हाँ बिटिया, मुझे ही क्या पता कि मोबाइल में क्या क्या होता है। वो तो तू है जो इतनी जानकारी रखती है, बढ़िया ही है। तू अपना करना, मैं तुझे बताऊंगी कि क्या क्या चाहिए। पहनने ओढ़ने का कपड़ा हो चाहे खाना पीना हो, मंगा लेंगे हम लोग, घर बैठे खाएंगे पियेंगे, आराम से मौज करेंगे, मौज। तुझे पता है तेरा भाई कह रहा था ना कि वो जल्दी ही शहर में कहीं बड़ा घर भी लेने वाला है, तो ये किराए के छोटे से मकान से ना निकलकर हम शहर के बड़े घर में रहेंगे, बड़े घर में। अरे हाँ माँ, ये तो आपकी बहुत अच्छी खुशखबरी थी। पर माँ एक बात और है, हमने तो खाना बाहर से ऑर्डर करके खा लिया, भैया आएंगे तो उन्हें क्या बोलूंगी? अब क्या था ना कि माँ, आज शॉपिंग करने का बड़ा ही दिल था। भैया ने भी कपड़े खरीदने के लिए पैसे दिए थे। उन्हें बोला था मैंने सुबह ही कि मैं ज्यादा कपड़े लेकर ही नहीं आई, 2 जोड़ी साड़ी लेकर चली आई, वो भी फटी पुरानी है, महीनों से वही 1-2 पहनती थी। इन लोगों के पास भी, बच्चों के पास भी कपड़ा नहीं है, तो भैया ने मुझे 30,000 रुपए दिए थे बढ़िया कपड़ा खरीदने के लिए। तो उससे हमने शॉपिंग की, और आपने जो पैसे दिए उससे खाना ऑर्डर करके खा लिया। पर अब भैया आएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? ना तो हमने घर में कुछ बनाया है और ना ही तो उनके लिए कुछ रखा ही है। अरे तू उसकी चिंता मत कर, बेटा है मेरा और भाई है तेरा, बहुत ज्यादा कोई सवाल थोड़ी ना करेगा। कह देंगे बच्चों ने खा लिया, बात खत्म।
अब ना लोग तो मंगा के खा लिया गया, उसके लिए तो रख नहीं सकते थे। रखते तो सवाल ना करता कि मैं यहाँ 2-2 रुपए जोड़ रहा हूँ शहर में घर लेने के लिए। और आप लोग यहाँ फिजूल खर्ची कर रहे हो, खाने पीने पे पैसे उड़ा रहे हो। हाँ नहीं तो, और खाना बनाना किसे है? अरे अब बाजार से आओ, थक हार जाओ तो क्या चलो वहाँ चूल्हे पर रोटियां सेको। हाँ माँ, वो तो ठीक है, पर इससे पहले इन दोनों को भी समझा दो। ए चिंटू आए, पिंटुआ, मामा आए, वो कुछ भी पूछे ना कि तुम दोनों ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो बस कह देना कि हमने घर में सब्जी रोटी बनी थी वही खाया। और खबरदार जो पिज्जा बर्गर इस सब का किसी चीज का नाम लिया तो जिंदगी में कभी दोबारा नहीं खिलाऊंगी, समझे? ठीक है मम्मी। चलो ये बढ़िया हो गया। आज मजा तो बहुत आया, बाहर घूमे, इतना बढ़िया खाना ऑर्डर करके खाया, सच में मजा आ गया। असली जिंदगी तो शहर में ही है, वहाँ गांव में क्या रखा था हमारे लिए। हाँ, कल लेकिन ब्याज से ना उस पंकजवा को फोन कर दूं, अधैया बटैया पर खेती देकर आई हूँ, कहीं ये ना करे कि सोचे कि मैं शहर निकल ली अपना पूरा रखने लगी। हाँ नहीं तो हर जगह नजर जमा कर रखनी पड़ती है, 4 पैसे नहीं छोड़ूंगी ना तो मेरे पास ही क्या रह जाएगा, और फिर मैं तेरा खर्चा कैसे चलाऊंगी? हाँ क्या मेरे बेटा, मेरा लाडला, मेरा राज दुलारा, मेरा लाला। बेटा हाँ क्या, चल थोड़ी देर आराम कर ले, है? अभी तो तेरी नाइट शिफ्ट में थोड़ा समय होगा ना। हाँ माँ, समय तो है, बहुत थक भी गया हूँ माँ। मीना, खाने में क्या बनाया है? जरा परोस दे, बहुत तेज भूख भी लगी है, थोड़ा कुछ खाकर दवाई खा लूँ, थोड़ा बुखार सा लग रहा है। अरे बेटा अब क्या ही बताऊं, मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, हल्का बुखार आ गया था, हाथ पांव में बहुत दर्द हो रहा था। सुबह से ही मेरी सेवा में लगी पड़ी है ये, ऊपर से 2 बच्चों को संभालना, तो वही खिचड़ी डाल दी थी, और खिचड़ी अपना चिंटुआ पिंटुआ ही खा गए, कुछ बचा ही नहीं। वैसे तो मैं अभी बनवा देती तेरे लिए दोबारा से खिचड़ी, पर जान रही हूँ कि अभी आधा 1 घंटा ही लगेगा, आधा पौन घंटा, और फिर तुझे अपना नाइट शिफ्ट पर ही निकलना है। ऐसे खाना खाकर ढेर सारा जाएगा तो वहाँ भी तुझे नींद ही आएगी। अपना बाहर से एक आध ब्रेड चाय वाय खा पी लेना अपना, है बेटा, और तभी दवाई भी खा लेना। अब क्या घर में चूल्हा चलेगा फालतू में बेकार में, है? गैस सिलेंडर कितना किल्लत है, देख ही रहा है। अपना जैसे तैसे खर्चा चल रहा है, 2 छोटे बच्चे हैं, कहीं कुछ हो गया तो फिर पता चलेगा सिलेंडर नहीं रहेगा तो यहाँ शहर में तो लकड़ी और उपला भी मिलने से रहा, 2 बच्चों का कहाँ से खर्चा पानी चलेगा, है कि नहीं? अपना बचत करके चलना चाहिए। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा देर पानी पीकर ही आराम कर लेता हूँ। मैं चला जाऊंगा, रास्ते में ही ब्रेड चाय वाय खाकर किसी तरह अपना दवाई वाई खा लूंगा। 5 महीने बाद। अच्छे से देख लो, तुम्हें कुछ और करवाना हो अपने घर में तो तुम बता दो। देखो बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा तुम अपने सपनों का महल सोचती थी। इधर सामने से हमारा बेडरूम है, और यहाँ पर हमारी बालकनी। यहाँ पर तुम और मैं इकट्ठा बैठकर चाय पानी नाश्ता करेंगे और प्यार की ढेर सारी बातें करेंगे। उसके बाद हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे ना इसी बालकनी में खेले कूदेंगे। यहाँ पर ना मैं झूला लगवा दूंगा, उसमें हमारे बच्चे झूला झूलेंगे। अच्छा रहेगा ना? कितना अच्छा है ना? अच्छा, तुम्हें कोई चेंजेस करवाने हैं क्या? बताओ मुझे, मैं अभी करवा देता हूँ। हाँ, अभी भी समय है। कोई बदलाव नहीं कराना, क्योंकि ये घर बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी सोच की तरह, तुम्हारी तरह। अगर तुम्हारे साथ रहना हो ना तो मैं तो काला पानी की जेल में भी रह लूं। फिर ये तो इतना सुंदर सा घर है, अगर इसकी जगह झोपड़ी भी होती ना तब पर भी मैं इतना ही खुश होती। पर मुझे यकीन तो रहता कम से कम कि तुम उसमें मेरे साथ रहोगे। हमारे सपने वहां पर भी पूरे होते, और तुमने तो पूरा महल बना दिया है मेरे लिए। ये लो, ये है इस घर के डॉक्यूमेंट्स। ये घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा अपना। ये कागजात ले जाकर अपने पापा को दिखा देना। उनकी एक शर्त मैंने पूरी कर दी है, अब रह गई उनकी दूसरी शर्त, तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए वाली। तो वो भी मैं जल्दी ही पूरी कर दूंगा। 6 महीने में, अभी 1 महीना बचा है ना, उतने में मैं 5 लाख का इंतजाम भी कर दूंगा। उनसे कह दो शादी की तैयारियां करें, मैं दूल्हा बनकर, उनका जमाई बनकर ना आ रहा हूँ उनकी बेटी को लेने के लिए। अब ज्यादा दिन वो तुम्हें अपने घर में छिपा कर नहीं रख पाएंगे। हाँ, इसकी क्या जरूरत थी? मैं डैड को बोल देती कि तुमने शहर में मेरे लिए घर बना लिया है, बस हो गया। ये डॉक्यूमेंट्स ना तुम अपने पास रखो, और अपने घर को ना अपने नाम पर ही रखो। वैसे भी जो तुम्हारा है वो मेरा तो है ही, क्योंकि तुम भी पूरे के पूरे मेरे ही हो। ये करना ना बहुत जरूरी था। तुम्हारे डैड की शर्त थी, जैसे पुराने जमाने में ना राजकन्याएं होती थी, राजकुमारियां होती थी, उनसे शादी करने के लिए ना राजकुमारों को कोई प्रतियोगिता जीतनी होती थी। तो तुम भी कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम्हें पाने के लिए मुझे भी कोई प्रतियोगिता तो जीतनी ही पड़ेगी। उस प्रतियोगिता का ना पहला पड़ाव था, मैंने पार किया है, तो अपनी जीत का जश्न अपने ससुर जी तक पहुंचाना तो बनता है ना। इसीलिए इसे ले जाना, इसे देखकर पापा बहुत खुश होंगे। उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी चॉइस गलत नहीं है,
और मेरे प्यार पर भी उन्हें भरोसा हो जाएगा कि मैं भी उनकी बेटी को उतना ही सुखी, उतना ही खुश रख सकता हूँ जितना वो रख सकते हैं। ठीक है, तुम बोलते हो तो मैं ले जाती हूँ। खुशी हुई तुम्हें अपना घर पसंद आया। इंतजार करना मेरा, बस 1 महीना ही रह गया है हमारी शादी को। तैयारी कर लो अच्छे से, इसी घर में तुम्हें दुल्हन बनाकर लेकर आऊंगा। मेरा भी अपने आप से वादा है। भैया, घर तो वाकई में बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था इतने बड़े घर में रहने को, यहाँ देखने को भी मिलेगा कभी। इतने बड़े घर तो सिर्फ हमने दूर से देखे थे। वाकई में भैया, आपने घर बहुत मेहनत से और बहुत ही अच्छा बनवाया, सच में। अरे, ये घर बनाने के लिए मेरे बच्चे ने कितना कितना मेहनत की है ना, ये मैं ही जानती हूँ। दिन रात मेहनत करके ये घर बनाया है। मेरा बेटा, इसकी तबीयत तक खराब हो जाती थी, कितना कितना मैं दिन रात चिंता करती थी। खाना नहीं खा पाती थी, इसकी चिंता में मैं भूखो रहती थी। मेरा लाला। ये घर बनाने के लिए इसने कितनी त्याग, कितनी तपस्या की है ना, ये मैं ही जानती हूँ। अरे माँ, अपने आंसू पोंछ लो, रो नहीं। अब तो हमारे खुशियों के दिन आए हैं, अब तो हमें खुश रहना है माँ। ये तो आपके लिए आपका पहला सरप्राइज था। अभी ना आपको मैं एक और सरप्राइज दूंगा। बस आज से महीने भर बाद मैं आपको एक और सरप्राइज दूंगा माँ, और उसके बाद ना आप खुशी से झूम जाओगी। आपकी जिंदगी में मेरा माँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, इसलिए खुश हो, रो नहीं। एक और सरप्राइज? हाँ, वो मैं आपको 1 महीने बाद बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। ये मैं जानता हूँ। आप मुझसे इतना प्यार जो करती हैं, तो मेरी सबसे बड़ी खुशी में आपकी भी तो खुशी होगी। ये घर नहीं माँ, अभी तो मैं आपके आराम के लिए बहुत कुछ करूंगा। एक और सरप्राइज? क्या होगा वो सरप्राइज? अरे आप भी ना माँ, अरे एक घर बनवाया है और भी कुछ करना चाह रहे होंगे आपके लिए। दूसरा घर बनवाना होगा या नौकर चाकर वकर और ज्यादा लगाने होंगे। अरे कुछ आपके आराम का ही है माँ, कह तो रहे हैं भैया। चिंता मत करो आप तो बस ये देखो कि ये घर कितना बड़ा है। ये ना माँ। अरे यार, बस ये समझ लेना कि 5 लाख रुपयों की वजह से ही तेरी भाई की जिंदगी अधूरी पड़ी है। हाँ, बस तू कुछ भी कोशिश कर यार, वो कॉन्ट्रैक्ट ना मुझे दिला दे। अरे मैं दिन रात एक कर दूंगा उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने में। मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, तू देख ले ध्यान से। मैं अपनी सेहत को भी दांव पर लगा देता हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। बस तू वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिला दे, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। भाई 1.5 लाख की ही कमी है, 1.5 लाख और मिल गए ना तो बस 5 लाख पूरे हो जाएंगे, और ना तेरी भाभी घर आ जाएगी। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सरप्राइज है। माँ को भी अभी तक नहीं बताया मैंने। हाँ, बस यही 5 लाख की बात है। यही 5 लाख अगर नहीं मिले ना तो समझ लेना कि तेरी भाई की जिंदगी से तेरी भाभी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यार, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसे अपने आप से कभी दूर नहीं कर सकता। हाँ, अभी तो उसे माँ से भी मिलवाना है, बहुत कुछ करना है मुझे। हाँ, चल अब मजाक बंद कर, बस कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलाने की तैयारी कर। क्या कल तक हो जाएगा? थैंक यू सो मच यार, तू मेरा सच्चा दोस्त है। हे भगवान, मतलब कि भैया के पास 5 लाख रुपए हैं और वो पैसा लगाकर शादी करने वाले हैं। अगर भैया ने शादी कर ली तो मेरी और अम्मा की तो लुटिया डूबी समझो। अरे अब मैं करूं तो करूं क्या? भैया की शादी तो नहीं हो सकती। अगर भैया अपने मन से कोई दुल्हन घर में ले आए तब तो हमारा पत्ता साफ हुआ समझो। हमारी जिंदगी की जो ये अथाई से चल रही है ना, सब खत्म हो जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। माँ तो अपना खाने पीने उड़ाने में बिजी रहती है, अपने नातियों के साथ खेलने में बिजी रहती है। वो तो आज इतनी बड़ी बात मैं सुनती ना तो मुझे पता ही ना चलता कि भैया के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। दूसरा सरप्राइज आखिर क्या था भैया का? हे भगवान, अब पता चल गया मुझे। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बस अभी 1.5 लाख रुपए और आ जाएंगे अकाउंट में, और 5 लाख पूरे। अभी तुरंत का तुरंत मैं सिप्रा के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। सिप्रा कितनी खुश हो जाएगी, उसे बताता हूँ कि अभी पैसे आने वाले हैं। कितनी खुश हो जाएगी वो। 6ठे महीने का आज आखिरी का दिन है। अपने ससुर जी की दोनों शर्तें पूरी कर ली मैंने उन्हें दिखा दिया कि मैं सिप्रा की देखभाल कर सकता हूँ। उनके बराबर ना सही पर बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। मैं भी एक काबिल लड़का हूँ। उनकी बेटी ने किसी नाकारा को नहीं चुना है जो उसका खर्चा न चला सके। मैं उनकी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भैया। अरे मीना, क्या हुआ? वो रो क्यों रही है? क्या हो गया मीना? क्या हो गया, बता मुझे। भैया, मैं
मायके में आपके सर पर, माँ के सर पर बोझ बनकर बैठी हूँ, नहीं उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उनसे कहा था कि अभी आप अपनी तबीयत की देखभाल करो, कोई काम मत ढूंढो, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। भैया वो वहाँ दिल्ली हवाई अड्डे पर ना, वहाँ माल ढुलाई का काम करने लगे थे। उसी में कहीं किसी बक्से में, कहीं किसी ड्रग सप्लाई का काम में गलती से उनका नाम आ गया है भैया। किसी ने उन्हें फंसा दिया है भैया ड्रग सप्लाई के केस में। मैंने उनसे कहा था कि अभी आराम करो, पर वो कह रहे थे तुम मायके में अपने भाई अपनी माँ के सर पर बोझ बनी बैठी रहो। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं काम पर निकल गया, पर किसी ने मुझे ड्रग्स के झूठे केस में फंसा दिया भैया। वो जो ऑफिसर है ना, वो उन्हें छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए मांग रहा है। 5 लाख रुपए अगर उसे मिल गए ना, तो वो उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनाएगा, वरना तो फिर केस लंबा चलेगा और उन्हें जेल भी हो सकती है भैया। भैया अब आप ही हो जो उनकी बचाव कर सकते हो। भैया मेरे चिंटुआ पिंटुआ के बारे में सोचो, अपने पापा के बगैर वो कैसे रहेंगे? ड्रग्स के केस में जो अंदर होते हैं ना, वो तो सालों साल तक जेल में रहते हैं। मेरे बच्चे बिना बाप के बड़े होंगे। भैया मुझ पर रहम करो। क्या 5 लाख रुपए? जानती हूँ रकम बहुत बड़ी है भैया, पर मेरे बच्चों के लिए, मेरी जिंदगी के लिए प्लीज भैया कहीं से इंतजाम कर दो भैया। भैया प्लीज। वो ऑफिसर उन्हें छोड़ेगा नहीं, वरना उनके खिलाफ केस बना देगा। 5 लाख रुपए की घूस मांगी है उसने, घूस लेकर उसका मुंह बंद हो जाएगा। भैया प्लीज प्लीज भैया। भैया मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ भैया। मैं बाहर काम करने जाऊंगी, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन कर दूंगी। मैं जैसे तैसे कमा करना आपके 5 लाख रुपए आपको चुका दूंगी, पर प्लीज भैया उन्हें जेल मत जाने दो भैया। भैया अपनी बहन पर तरस खाओ भैया। तो चिंता मत कर, मैं जमाई बाबू को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं खुद उस ऑफिसर से बात करता हूँ। नहीं भैया, उस ऑफिसर ने कहा है कि घूस की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर किसी ने भी उससे कोई बात की ना, तो वो उनके खिलाफ केस बना देगा। भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अगर कुछ करना ही चाहते हैं ना, तो 5 लाख रुपयों का इंतजाम कर दीजिए। एक बार उनके खिलाफ कोई केस न बनाना, वो बाहर आ गए तो वो भी मेहनत करेंगे। वो खुद बैठ कर खाने वाले इंसान नहीं है, मैं भी मेहनत करूंगी, लोगों के घरों में बर्तन धोऊंगी, कपड़े धोऊंगी, सब करके मैं आपके 5 लाख रुपए धीरे धीरे चुका दूंगी भैया, मैं और वो मिलकर। पर अभी के लिए पैसों का इंतजाम कर दो भैया। आपके बहन की जिंदगी का सवाल है, उसके सुहाग का सवाल है भैया। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करता हूँ। बहुत जरूरी काम के लिए थे वो, पर चल कोई नहीं, अपने परिवार से बढ़कर मेरे लिए और क्या ही हो सकता है। ठीक है, मैं वो 5 लाख रुपए ट्रांसफर करता हूँ तेरे अकाउंट में। तू जमाई जी को भेज देना। भैया आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एक तीर से 2 निशाना, ना होगी भैया की शादी, ना इस घर में आएगी शहर वाली दुल्हन, और 5 लाख रुपए भी मेरे। हाँ, माँ को भी इस बारे में कुछ नहीं पता, ये पैसे सिर्फ मेरे हैं, मेरे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, 6 महीने के बाद एक भी दिन नहीं, आज तो शादी होकर रहेगी, और तुमने अपनी शर्त पूरी नहीं की, तो जाहिर सी बात है कि दूल्हे तुम नहीं बनोगे, मेरे दोस्त का बेटा बनेगा, समझे तुम? अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी मुझे शक्ल भी नहीं देखनी। मैंने तो पहले ही कहा था अपनी बेटी से, सिप्रा से मैंने पहले ही बोला था कि तुम किसी लायक नहीं हो, पर इसने ही मेरी बात नहीं मानी। एक शहर में घर बनवाने के अलावा किया ही क्या है तुमने, और वो भी छोटी सी जमीन पर थोड़ा सा घर बनवाकर मेरी बराबरी करोगे तुम? मेरी बेटी को खुश रखोगे उस झोपड़ी जैसे घर में? और 5 लाख रुपए वो तो इंतजाम हुआ नहीं तुमसे मेरी बेटी के अकाउंट में जमा करवाने के लिए। और मैंने बड़ी बात क्या कह दी थी, तुम्हारी औकात देखते हुए तुम्हारे लिए छोटा काम ही दिया था मैंने, तुम उतना भी नहीं कर सके। किस मुंह से खड़े हो मेरे सामने? चले जाओ यहाँ से। अब दुल्हन तो बन चुकी है मेरी बेटी, बारात भी आएगी, बस दूल्हे तुम नहीं रहोगी। पापा मैं आपके सामने पाँव पड़ता हूँ, पापा मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, पापा मुझसे मेरा प्यार मत छीनिए। सिप्रा मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है। मैं वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर मैं 5 लाख रुपए जमा कर दूंगा उसके अकाउंट में, उसके नाम पर प्लीज पापा, मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ा घर भी नहीं बनवा सका पर शहर में, मुझसे जितना हो सका मैंने उतना करने की कोशिश की। पापा प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए मेरे साथ, मैं सिप्रा के बगैर नहीं रह सकता। सिप्रा भी मुझसे बहुत प्यार करती है पापा। इस दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है ना तो वो प्यार है, पैसा नहीं। पापा प्लीज समझने की कोशिश करिए। बस करो, उठो,
तुम्हें किसी के सामने पाँव पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उठो। सिप्रा, गलती मेरी है, गलती मुझसे हुई है। मैं ही इनके पाँव नहीं पड़ूंगा तो ये तुम्हारी शादी किसी और से करवा देंगे। मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। सिप्रा प्लीज मेरी बात समझो, गलती हो गई मुझसे। मैं फिर से इकट्ठा करूंगा 5 लाख रुपए। कुछ अर्जेंट काम ना आया होता ना तो आज आज मैंने वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा भी दिए होते। बस करो बहाने बनाना, बंद करो। मुझे अच्छे से पता है 5 लाख रुपए और तुम इकट्ठा कर लोगे। बड़े आए हो, तुमसे 1 लाख की उम्मीद भी नहीं है मुझे। बड़े आए हो, बस निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी मुझे। बस पापा, आपको अगर अच्छत की बात पर भरोसा नहीं करना तो मत करिए। मैं अच्छत की बात पर पूरा भरोसा करती हूँ। मान लीजिए अगर इसने पैसे इकट्ठा नहीं भी किए थे ना, तब पर भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना, वो मैं ही जानती हूँ। एक शहर में घर बनाना एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है ना, ये मैं अच्छे से समझती हूँ। अच्छत ने मेरे लिए वो किया है। मैं अच्छी जिंदगी जी सकूं उसके लिए अच्छत ने दिन रात मेहनत की है। अपनी सेहत तक को उसने दांव पर लगा दिया, अपनी जान की चिंता भी नहीं की। मैं सब जानती हूँ पापा। अब बस बहुत हो गया। आपने आज तक अच्छत से जो भी करवाया, मैं कभी कुछ बोल नहीं पाई, पर अब हद हो गई है, बहुत हो गया। अगर अच्छत मुझसे प्यार करता है तो मैं भी अच्छत से प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरी शादी का अधिकार मेरा है। मुझे इस अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। मेरा ये अधिकार आप नहीं छीन सकते। अपना जीवन साथी मैं किसे चुनूंगी ये फैसला मेरा होगा, और मैं अच्छत को चुनती हूँ। मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। मेरी शादी होगी तो सिर्फ अच्छत के साथ ही होगी, आपकी मर्जी से या आपकी बिना मर्जी से। अगर आपने इजाजत दी तो आज यहाँ मंडप में, और नहीं दी तो कोर्ट मैरिज होगी। ओह, तो इसके लिए तुम अपने बाप से खिलाफत कर रही हो? अरे समझती भी हो ये लड़का है कैसा? अरे इसके पास ना बुद्धि नाम की चीज भी नहीं है। अगर बताओ इसके पास 5 लाख रुपए थे तो क्या जरूरत थी किसी और की मदद करने की? अरे जो अपना भला ना सोच सके ना, जिसके लिए सबसे पहले अपना भला ना हो ना, वो इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जिंदगी भर अपना भी तड़पता रहेगा और तुम्हें भी उसी तरह तड़पाएगा। मैं कह रहा हूं तुमसे, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, मान जाओ मेरी बात। ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है सिप्रा। इसके साथ तुम्हें सिवा दुख के ना कुछ और नहीं मिलने वाला। मैं अच्छे से प्यार करती हूँ डैड, और अगर इसके साथ मुझे दुख भी मिलेगा ना तो मैं खुशी खुशी सह लूंगी। जैसे सीता माता ने अपने राम जी के साथ वनवास सह लिया था, मैं भी अपने राम के साथ वनवास सह लूंगी। पर मैं किसी और की कभी नहीं होंगी, ना ही किसी और से शादी करूंगी। ये आप भी अच्छे से जान लीजिए पापा। आप जीती हैं तो मैं भी जीती हूँ। अगर अच्छत ने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसने मेरे लिए शहर में घर बना दिया, बस अब मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुनना चाहती। अच्छत ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और अब ये शादी होगी तो सिर्फ अच्छत के साथ होगी। ठीक है, फिर अपने इस अच्छत को लो और दफा हो जाओ मेरी नजरों से। आइंदा के बाद से मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, समझी? ना ही तो तुम आज से मेरी बेटी हो। समझ लूंगा मैं कि तुम मेरी बच्ची थी ही नहीं, जिसे अपने अच्छे बुरे का पता ही ना हो। पर एक बात तुम्हें अच्छे से बता दूं, इस इंसान के साथ जा रही हो ना शादी करके, मैं तुम्हें बता दूं तुम इसके साथ कभी खुश नहीं रहोगी, हमेशा दुख भोगोगी, दुख। पापा, पापा मेरी बात सुनिए, इन सब में सिप्रा की कोई गलती नहीं है पापा। अच्छत, आज तक मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था ना, तुम्हारे प्यार पर भरोसा किया था ना। अब आज तुम मेरे प्यार पर भरोसा करो और चलो मेरे साथ। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं आज तक किसकी बेटी थी। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। माँ, मैं भी सारी धूमधाम से ही करना चाहता था, पर हालात ही ऐसे हो गए ना माँ कि ऐसे ही मुझे शादी करनी पड़ी। माँ, यही वो सरप्राइज था जो मैं आपको देना चाहता था। अब की सच्चाई यही है कि सिप्रा आपके घर की बहू है और मेरी पत्नी है। नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। इतना तगड़ा सरप्राइज दिया ना तूने बेटा कि तेरी माँ की तो एकदम जिंदगी ही इधर की उधर हो गई। अरे मैं तो समझती थी कि मैं ही तेरे दिल के सबसे करीब हूँ, पर चल कोई बात नहीं। मानना पड़ेगा कि ये कितनी तेज है। ये इस घर में ना आ पाए उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और फिर भी ये इस घर में आ ही गई। मीना, अपनी भाभी को उसके कमरे में ले जाना। क्या है ना कि मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। अब जब मुझसे कोई कुछ बताए बगैर ये सब फैसले ले रहे हैं तो मैं कहाँ रह जाती हूँ बीच में। अब जिसके जो दिल में आएगा सो करेगा ही, अपना जो जिसको ठीक लगे करे। बस मैं यही चाहती हूँ कि दुल्हन बाहर से घर में आई है तो बाहर दरवाजे पर न खड़ी रहे, इसे इसके कमरे में लेती जाना। माँ, सिप्रा तुम चिंता मत करना, तुम मीना के साथ कमरे में बैठो, मैं माँ से बात करके आता हूँ। अचानक से ही उन्हें सब कुछ का पता चला, इसीलिए शायद वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हैं। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं ना। आज उनकी ममता को ठेस लगी है कि मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई। तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करके आता हूँ। वैसे इतनी खास तो तुम कुछ दिखती भी नहीं हो कि मेरे भाई ने अपनी माँ से बगावत कर दी। तुम्हें पता भी है
कि भाई और माँ आपस में एक दूसरे में उनके कितना गहरा रिश्ता था। माँ कितना प्यार करती थी भाई से, पर तुम्हारी वजह से माँ बेटे में आज झगड़ा हो गया और जो कभी नहीं हुआ ना वो हो गया। सही कहते हैं लोग, बीवी आती है और घर में दरार आ ही जाती है। वैसे मानना पड़ेगा, तुम तो पहले से ही वैसी हो, है ना भाभी? जो अपने घर बार को छोड़कर, अपने माँ बाप का दिल तोड़कर किसी और के साथ चली आए भागकर शादी करके, उसके बारे में और क्या ही कहा जाए। जब इतनी तेज हो कि इस घर में आ गई तो अपने कमरे तक तो पहुंच ही जाओगी। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाऊं? अब घर में आ गई हो तो कमरे तक भी चली जाना। कैसे सब मुझे इस दरवाजे पर अकेला छोड़कर अंदर चले गए। किसी को मेरी फिक्र नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा की बात सही थी, मुझे अच्छत से शादी नहीं करनी चाहिए थी। पर मैं तो अच्छत से प्यार करती थी ना, क्या उससे भरोसा ना करती मैं? पर ये आज जो मेरे साथ हो रहा है वो क्या है? क्या एक नई नवेली दुल्हन के साथ वैसा ही बर्ताव होता है जैसा बर्ताव मेरे साथ इस घर में किया जा रहा है? जैसा बर्ताव मेरे साथ मेरे पहले दिन गृह प्रवेश के टाइम मेरे ससुराल में हुआ है, ऐसा ही व्यवहार हर लड़की के साथ होता है क्या? और अगर नहीं तो मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है? पर कोई नहीं, अगर गलत हो रहा है ना तो उसे सुधारना भी मुझे ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मेरी जिंदगी में अब आगे और क्या होने वाला है और उससे मुझे कैसे निपटना होगा? जो भी होगा आप लोग जरूर देखिएगा इस कहानी का अगला भाग, जो कि कल आएगा। तब तक के लिए मैं तो अंदर चलती हूँ, पर आप कहीं मत जाइएगा। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स में ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको कल इस कहानी के अगले भाग में। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, हमारे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। अब मैं चलती हूँ अंदर अपने कमरे में, देखती हूँ मेरे साथ अगले दिन क्या होने वाला है मेरे इस नए ससुराल में। आप भी जरूर देखिएगा इस कहानी का अगला भाग, जो कि कल आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।